ஒன்றிய பிரதமர் திரு மோடி அவர்களே, சென்ற முறை நீங்கள் தமிழர்களுடைய உரிமையெல்லாம் பறிக்க முயற்சிக்கும் போது தமிழ்நாட்டு மக்கள் உங்களை கோ பேக் மோடின்னு சொல்லி துரத்தி அடிச்சாங்க. மீண்டும் அதை தமிழ்நாட்டு மக்கள்கிட்ட முயற்சி செய்யணும்னா இந்த முறை கோ பேக் மோடி கிடையாது, இந்த முறை கெட் அவுட் மோடி என்று எந்த டைரக்ஷன்ல வேணாலும் என்ன அட்டாக் பண்ணுங்க, அதை எப்படி தடுக்கிறீங்கற மட்டும் வாட்ச் பண்ணுங்க. एंटरटेनमेंट चाहिए तो कपिल शर्मा शो या फिर स्टैंड अप कॉमेडी देखने की कोई जरूरत नहीं है। पॉलिटिक्स देखो, चाहे यूएसए की चाहे भारत की, आप लोगों को फुल एंटरटेनमेंट मिलेगा। पर लेकिन ये पर्टिकुलर वीडियो, ये एक ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर भारत में नॉर्थ और साउथ के बीच में जो एक लड़ाई रहती है हिंदी लैंग्वेज को लेकर, उसके मुद्दे को लेकर अभी दो पॉलिटिकल पार्टी के सिंग लड़ गए हैं और उन्होंने कल शाम से ट्विटर पर दो ट्रेंड चला रखे हैं। एक ट्रेंड चलाया गया पहले तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, जिसमें बोला गया गेट आउट मोदी, हैशटैग गेट आउट मोदी। फिर यहाँ पर इसके रिप्लाई में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्टार्ट किया गया गेट आउट स्टालिन, यानी कि हैशटैग गेट आउट स्टालिन। तो ये दो पर्टिकुलर जो वर्ड, ये कल शाम से अब तक मिलियंस में इनके ऊपर में ट्वीट हो चुके हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। स्टालिन को बाहर निकाला जा रहा है, मोदी जी को बाहर निकाला जा रहा है, कि आखिर ये सिचुएशन बन कैसे गई। तो इस सिचुएशन के पीछे निकल कर आती है एक कहानी, और वो कहानी है दो पर्टिकुलर जो पॉलिटिकल पार्टी के बीच में हिंदी को लेकर लड़ाई। यानी कि हिंदी जो है वो हमारे देश के अंदर में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो पार्ट है, उसमें यहाँ पर 3 लैंग्वेज का जो फॉर्मूला है उसमें हिंदी को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। पूरा मुद्दा क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूं, आखिर लड़ाई यहां तक ऐसे कैसे पहुंच गई। दोस्तों, हमारे देश के अंदर में जो एजुकेशन है, यानी कि जो शिक्षा है, वो एक कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। यानी कि संविधान के अंदर में आप लोग को 7वां शेड्यूल देखने को मिलेगा, उसमें 3 लिस्ट हैं। एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में समवर्ती सूची आप लोग बोलते हैं, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। तो एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। हालांकि जब देश आजाद हुआ तो एजुकेशन यानी कि शिक्षा जो थी वो स्टेट लिस्ट के अंदर में हुआ करती थी। मतलब स्टेट के हिस्से में आता था शिक्षा का मुद्दा कि भाई तुम संभालो, तुम ही कानून बनाओ, सेंटर उसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा। पर लेकिन इंदिरा गांधी जी के टाइम पर 42वां संविधान में संशोधन किया गया और एजुकेशन को ये कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया, स्टेट लिस्ट से हटाकर। यानी कि अब यहां पर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर इसके ऊपर में कानून बना सकते हैं। तो अभी यहां पर जब ये एक ऐसा मुद्दा बन गया तो हमारे देश के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट एक एजुकेशन पॉलिसी लेकर आती है, जो कि है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। और उसमें ये क्या बोलते हैं कि हम 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 3 लैंग्वेज मतलब यानी कि किसी भी पर्टिकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में 3 लैंग्वेज को लेकर यहां पर चलना रहेगा। तो यहां पर एक लैंग्वेज जो है वो स्टेट अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, पर लेकिन इसके अंदर में हिंदी को भी इनके द्वारा डाला गया। जैसे साउथ में अगर आप लोग बात करते हैं तो यहां पर जो तमिलनाडु है वो ये कह रहा है कि हम लोग तमिल और इंग्लिश 2 लैंग्वेज का फॉर्मूला फॉलो करेंगे, हम लोग हिंदी को इसके अंदर में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहां पर जैसे ही तमिलनाडु ने ये बात बोली, तमिलनाडु को जो फंड जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके तहत में यहां पर इनको लगभग 2152 करोड़ रुपए जाने थे, जिससे लगभग 40 लाख विद्यार्थियों को फायदा होना था और 32,000 जो स्टाफ है उनकी सैलरी वगैरह जानी थी। तो हमारे देश के अंदर में जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने ये बोलकर कि भाई साउथ इंडिया का जो राज्य है तमिलनाडु, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग ये फंड रिलीज नहीं करेंगे। और ओनली तब ये फंड रिलीज करेंगे जब ये 3 लैंग्वेज का एजुकेशन वाला फॉर्मूला उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत में ये इंप्लीमेंट करेंगे। पर लेकिन जो M.K. स्टालिन साहब हैं, जो चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि भाई हम लोग यहाँ पर 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं करने वाले। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोल दिया कि हमारे देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक जूता सबके पांव में फिट करना चाह रही है, और इसके चलते जो हमारा संघवाद का ढांचा है, यानी कि फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, और जो राज्य की ऑटोनॉमी होती है जिसमें राज्य गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपने डिसीजन ले सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर में ये पॉलिसी थोपने की कोशिश कर रही है और हमको अपने हिसाब से काम नहीं करने दे रही है। तमिलनाडु ने तो यहां तक बोल दिया
कि जो 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला है ये कोई ऐसा नहीं कि हम लोग पहली बार इसको अपोज कर रहे हैं। आप लोग अगर हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो पहले से ही हम लोग अपनी खुद की जो कल्चर एक्टिविटीज हैं खासकर लैंग्वेज को लेकर हम लोग हमेशा इंडिपेंडेंट तरीके से इसको फॉलो करते हैं। यहाँ पर पहले भी हम लोगों ने 3 लैंग्वेज के फॉर्मूले को अपोज किया था, 1937 में ले लो चाहे फिर 1968 में ले लो। आखिर ये क्या है, हमारे देश के अंदर में अब तक 3 लेवल पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम लोग लेकर आ चुके हैं। पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए थे 1968 में, दूसरी लेकर आए यहां पर 1986 में और तीसरी लेकर आए अभी हम लोग 2020 में। तो 2020 वाली के ऊपर में बवाल हो रहा है, पर लेकिन एम के स्टालिन साहब ये बोल रहे हैं कि जब पहली नेशनल पॉलिसी लेकर आए थे या फिर उससे पहले भी जब तक देश आजाद नहीं हुआ था तब से हम लोग यहाँ पर 3 लैंग्वेज पॉलिसी को अपोज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है यहाँ पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमारा पैसा रोक दिया है उसके चलते बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, क्योंकि समग्र शिक्षा अभियान के तहत में हमारे पर्टिकुलर एरिया के अंदर में जिसमें हम लोग बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, फंड न मिलने की वजह से बहुत सारी समस्याएं आन खड़ी हो गई हैं। ना तो कोई हम लोग ढांचागत विकास कर पा रहे हैं, ना ही हम लोग टीचर की सैलरी दे पा रहे हैं और ना ही बच्चों को जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं बुक्स वगैरह वो सब प्रोवाइड करा पा रहे हैं। तो इससे मिलियंस ऑफ जो विद्यार्थी हैं उनको दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एजुकेशन को पॉलिटिक्स में न ढकेले, ये बोला गया तमिलनाडु के साइड से यहाँ पर। और साथ ही साथ में यहाँ पर यह भी मुद्दा निकल कर आया कि भाई हमारे संविधान के अंदर में आप लोग अगर देखोगे यहाँ पर आज की डेट में तो आप लोगों को साफ साफ देखने को मिलेगा आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 जो कि राइट टू इक्वलिटी और राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। और कहीं पर भी उन्होंने 3 लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में बात नहीं की गई है। ये हमारे संविधान में भी कहीं भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर हम तो संविधान को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर आपकी बात क्यों माने, संविधान के हिसाब से चलेंगे। और अब तक जितनी भी सरकार पास्ट में आई है सबने रेस्पेक्ट की है हमारी इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर कि हम लोग अपनी लैंग्वेज की 2 लैंग्वेज वाली पॉलिसी फॉलो कर सकते हैं, पर प्रेजेंट गवर्नमेंट इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी लैंग्वेज की लड़ाई को लेकर इन्होंने एक ट्रेंड चलाया गेट आउट मोदी, यानी कि इन्होंने हिंदी को बोला कि हम लोग इंप्लीमेंट नहीं करने देंगे। तो उसके अपोज में जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने भी अपना एक पर्टिकुलर मुहिम चला दी गेट आउट स्टालिन, और जिसकी वजह से आज की डेट में ये सोशल मीडिया पर बराबर ट्रेंड करता हुआ आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर पता होगा। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में आर्टिकल 21A ये कौन सा संविधान में संशोधन करके ऐड किया गया था। तो देखता हूं आप में से कौन इसका सही जवाब देता है। बाकी अगर आप लोगों को सही जवाब नहीं पता है तो आप लोग पॉलिटी की वीडियोस हैं बहुत सारी जो कि यूट्यूब पर मैंने प्रोवाइड करा रखी है, उनको देख सकते हैं। या फिर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में, एनसीईआरटी का फाउंडेशन क्लासेस हैं आप लोगों के सामने, चैप्टर वाइज कवर की गई है एनसीईआरटी हमारे एप्लीकेशन के ऊपर में। और एप्लीकेशन पर क्वालिटी कंटेंट क्या है तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि 4.9 की रेटिंग है, तो क्या कंटेंट की क्वालिटी होगी आप लोग समझ सकते हैं। साथ ही साथ में यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स आप लोगों के सामने है, और जल्दी ही ईपीएफओ के फॉर्म आने वाले हैं, उसके लिए भी आप लोगों के सामने प्रॉपर सिलेबस है जिसमें इंक्लूडिंग आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी। या फिर स्टेट बीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के सामने बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश स्टेट बीसीएस की क्लासेस देखने को मिलेगी। StudyLoverVir.in पर जाकर आप लोग यहाँ पर वेबसाइट भी है जहां से आप लोग ये सारी चीजें विजिट कर सकते हैं, और साथ ही साथ में एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं सेम प्ले स्टोर से जाकर। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। द हिंदू न्यूज़पेपर का जो एनालिसिस करते हैं मॉर्निंग में, तो वहां पर ये पूरा एडिटोरियल भी आया था जहां पर मैंने डिटेल में और भी डिस्कस किया था इसको। तो अभी फिलहाल ये एक मुद्दा उठ गया पूरा, तो आगे इसके ऊपर में और कोई अपडेट आएगी तो मॉर्निंग वाली वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वैसे आप लोग किसको सपोर्ट करते हैं, हिंदी होनी चाहिए तमिलनाडु में, यस या फिर नो, कमेंट बॉक्स में बताइए।